नहीं रजिस्टर कर लो। एक नजर देखने कल क्या बात हो रही। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है। ये कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है? फिगर समझ आ गई थी सारी? चल एक नया पेज निकालना। बुक का पेज नंबर 108 भी सामने रखा। हेडिंग देखें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंटरेक्ट मेथड। अब कल वाला रजिस्टर का पेज रखना साथ, तभी यही हेडिंग मैंने लिखवाई थी, ऐसे ही था। कल तो जो चीजें मैंने एक्सप्लेन करते हुए कुछ साथ इंग्लिश में वर्ड सीख रहा था। अब बातें जरा फाइनली अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंटरेक्ट मेथड से बनानी है इसी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पिछला पेज ही साथ रखना। कल वाला पेज ही सामने रखना। अगर अपने इंटरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? वही फिगर्स मैंने लिखनी है दोबारा चीजें। इनका जरा प्रेजेंटेशन बस साफ सुथरी नहीं थी, बस प्रेजेंटेशन ठीक करनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर वाज 89। देन उसमें फिर सबसे पहले देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट हुई थी, कौन सी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई थी। कल समझाते हैं कि मैंने 6,000 अलग लिखा था, टोटल 12,000 एड बैक हो जाए। ये एड बैक क्यों हो जाएगा वैसे? ये पहले लेस हुआ है और कैश फ्लो में नॉन कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होना नहीं चाहिए, तो इसको लिखने से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। देन उसके बाद फिर इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड हुआ था, अपने सामने रखिएगा प्लीज, वहीं से देखिए। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों ऐड किया था? नहीं ये पहले से माइनस है तो ऐड क्यों किया? क्योंकि नीचे जरा नीचे जाकर देखो जरा, इसे अलग प्रेजेंट करना है एट द एंड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर सिर्फ 21,000 को लेस कर देंगे एंड में जाकर और कुछ भी नहीं करेंगे तो प्रॉफिट में पहले भी लेस हुआ हुआ, डबल लेस होता है। तो अगर प्रेजेंट करना है लेस करके तो आपको फिर एक दफा ऐड करके कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ एक टोटल होता है, वो मैं टोटल बताता हूँ कैसे होता है, फिर उसकी अमाउंट के नाम क्या है, क्या बल्कि चलो कर ही नहीं साथ कैलकुलेटर पर। 1,22,000 टोटल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका नाम मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आप ये जरा देख के बताएं कि इसके नीचे आ क्या रहा था। ये नाम बोला जरा, कौन कौन सी हेडिंग्स लिखी हुई? डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नहीं वो तो हेडिंग आ गई ना, तो कैश जनरेट, ये 4 चीजें आई हैं इसके नीचे। दोबारा बोलना जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है मेरा। ये हेडिंग्स या तो करंट एसेट्स की हैं या करंट लायबिलिटीज की हैं। करंट एसेट्स कौन कौन से हैं?
डेटर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स अगर सोचा जाए तो वो क्रेडिटर्स जो है करंट लायबिलिटीज में। एक्सपेंसेस पेएबल भी यहाँ हो सकते थे लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं थे। एक्सपेंसेस पेएबल से भी एक्सपेंसेस की पेमेंट की फिगर बनती है। तो ये जो फिगर्स हैं ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की होती हैं। तो अपने ज़हन में जरा रेशियोज लाएं। रेशियोज में एक वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इन सबको इकट्ठा करके फिर हम एक नाम यहाँ देंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल में आप किसको बोल रहा हूँ? नहीं मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज मतलब किसको बोल रहा हूँ आपके क्वेश्चन में? डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ कुछ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट हुआ करेंगे। और मैंने एक वर्ड लिखा चेंजेस। चेंजेस का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। तो कल वाला अगर जहन में ला सके आप जरा क्वेश्चन ढूंढना था। डेटर्स का ओपनिंग बताया। सवाल भाईजान सवाल। क्लोजिंग। ये ओपनिंग क्लोजिंग से ना डिफरेंस आ जाना है। ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? और से देख के फिगर्स बताएं। 30 से 52 पे होना इंक्रीज है या डिक्रीज है? ये इंक्रीज है। स्टॉक में जाए, स्टॉक में सिर्फ ये बता दें इंक्रीज है डिक्रीज है? कैसे पता चलेगा? ओपनिंग क्लोजिंग देख के क्लोजिंग बढ़ा। क्रेडिटर्स में अकाउंट्स पेएबल के नाम से जो लिखा डिक्रीज है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में डिक्रीज है। कैसे पता चलेगा इंक्रीज है डिक्रीज है? 16,000 से 14,000 हो गए तो डिक्रीज है। तो इंक्रीज डिक्रीज है तो इसे चेंज बोलते हैं। चेंज कैन बी का इंक्रीज हो रहा हो, चेंज कैन बी का डिक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ करंट एसेट की फिगर्स भी हो सकती हैं, करंट लायबिलिटीज की भी फिगर्स हो सकती हैं। वैसे कौन कौन सी लॉजिकली हो सकती हैं? 5 मेरे साथ गिन लेना, तरतीब से देखें जरा। यहाँ डेटर्स क्यों होते हैं? ताकि सेल रसीद बने। राइट साइड में पढ़ना दोबारा से। ये डेटर्स का डिफरेंस क्यों लिखा था यहाँ? ताकि सेल रसीद बने। स्टॉक क्यों लिखा था? पढ़ के भाईजान लिखा हुआ है। इसने क्या जुबानी बताया? कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बनाने के लिए। क्रेडिटर्स क्यों होते हैं? परचेजेस को पेमेंट बनाने के लिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों आए थे? एक्सपेंसेस को पेमेंट बनाने के लिए। अक्रूड एक्सपेंसेस भी हो सकते थे जो थे नहीं, एक्सपेंसेस को पेमेंट बनाने के लिए। तो 5 चीजें ना गिनने। डेटर्स क्यों होते हैं? ताकि सेल रिसीट बने। स्टॉक क्यों होता है? प्रॉफिट में जब कॉस्ट ऑफ सेल और परचेज बने। क्रेडिटर्स क्यों होते हैं? ताकि वो परचेज फिर पेमेंट बने। और प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेएबल अगर हो तो इस वजह से होते हैं ताकि एक्सपेंसेस पेमेंट में कन्वर्ट। तो इनमें क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की फिगर्स हैं तो एक हेडिंग हो जाया करेगी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और देयरफॉर जो इसके ऊपर फिगर है 122, इसका फिर नाम हो जाएगा, गौर से सुना, इसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो कल मैंने जो फिगर्स आपको सुनाई थी बस आप मैं उसमें जरा कुछ हेडिंग्स लगा, ठीक है? बाकी आप जरा फिगर्स बोल दें जो कल लिखी हैं आपने। कौन कौन सी फिगर्स लिखी? डेटर्स कितने लिखे थे? फिगर्स बोलते रहे। ये 22,000 नेगेटिव क्यों लिखा था दोबारा देख के फाइनली बोलना। उर्दू में बताएं सर, उर्दू में बताएं। अंग्रेजी में जो लिखना था लिख लिया। स्टॉक 45,000 क्यों लिखा था नेगेटिव? क्रेडिटर्स 5,000 नेगेटिव क्यों लिखे थे? ताकि कॉस्ट ऑफ सेल सॉरी परचेज या पेमेंट बने। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 पॉजिटिव क्यों लिखे थे? ताकि एक्सपेंस पेमेंट में बने। अच्छा कभी नेगेटिव लिखा कभी पॉजिटिव लिखा तो ये क्यों लिखा? रसीद पेमेंट बनाने के लिए अगर नेगेटिव लिखना पड़ रहा तो नेगेटिव लिख लिया, पॉजिटिव लिखना पड़ रहा था पॉजिटिव लिख लिया। ये बना लिखा क्यों था? ताकि रिसीट्स और पेमेंट्स बने। कैलकुलेटर पकड़ेगा। 1,22,000 से जरा शुरू करें। $1,22,000 माइनस 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 प्लस आगे 52,000। क्या नाम है इसका? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर की सेटिंग के बाद कैलकुलेट होती है।
चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, कौन सी दो हेडिंग्स आती हैं? इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड. इंटरेस्ट पेड वाज 21,000 and tax paid was. Why the interest expense and interest payment was same amount? Because there is no opening and closing balance of interest payable. Interest expense को opening closing कोई नहीं है, और for the year figure होती है, किसका opening closing ढूंढ रहे थे? Why the interest? Why the tax expense? क्वेश्चन में tax expense देख के बता. Why the amount of tax expense is different from tax payment? Because of opening and closing debtors. पूरा बोल दें भाईजान, कौन से ओपनिंग क्लोजिंग आ गए? वर्किंग देखें जरा, कल वाली वर्किंग डायरेक्ट मेथड में जाना. टैक्स एक्सपेंस की पेमेंट किस लेजर से जाकर निकली थी? टैक्स एक्सपेंस. टैक्स पेबल का लेजर के मैं चार चीजें मेरी तरफ देख के बोले कौन सी होती हैं? एक हुई है यार, अभी एक हुई है, वहां से देख के बोल दें. एक भी नहीं हुई. जो लोग बोल रहे हैं जरा ऊंचा बोल दें, सभी तरफ से हो जाएगा. लगता मैं ही अकेला बोल रहा हूँ. ब्रॉट डाउन होता है राणा साहब, सवाल के लेजर में देखिएगा. सबसे पहले ब्रॉट डाउन उसमें होता है, उसमें एक्सपेंस ऐड होता है, फिर उसमें पेमेंट डेबिट साइड पे लेस हो रही होती है और इज इक्वल टू क्लोजिंग आ जाता है. जी ये नोट कर लेना. ओके सॉरी, क्लास फिर फिगर लिखवा दो. 52,000 minus 21 minus 29. Finally, what is the name of this 2,000? Net cash flow from operating activities. ये अभी मैंने आपके सामने क्या किए? क्या मैंने कोई नया सवाल सॉल्व किए? मैंने क्या किए? कोई नया मेथड बनाया? क्या किया मैंने? आई होप कि मजाक तो नहीं किया, मैंने कुछ किया है? ये मैंने क्या किया आपके सामने? कल जो हमने वर्किंग की थी वो जरा हमने थोड़ी सी जरा रफ वर्किंग सॉर्ट ऑफ की थी ताकि बात समझ आ जाए. तो आज जरा मैंने उसी को जरा शायद थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. आई होप मैंने यही किया है. लिखा है सर? क्या मैंने कोई नई कैलकुलेशन करवाई है आपसे? एक का टोटल नया करवाया और एक दो नाम जगह, एक दो जगह बताएं. अब इसको लिखते हुए काइंडली नाम बोल के लिख लीजिएगा तो थोड़ी सी चीजें जरा जहन में ताकि सेट होना शुरू हो. जी ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सब लिखना है यार. लिख लिया? माशाल्लाह. डियर फ्रेंड बहुत अच्छे बात आए. वैसे तो साथ वाले फ्रेंड ने भी काफी छुट्टियां शुरू कर दी, लेकिन डियर फ्रेंड ज्यादा ही लेट आए.
ये अगर नोट कर लेंगे तो बताइए। ये लिखिए प्लीज। इस वक्त कौन सी एक्टिविटी डिस्कस हो रही है? पेज नंबर 106 पर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट दरमियान में से जरा हेडिंग के साथ देख के बताएं। मेन मसला सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रेजेंटेशन का एक ही सिंपल सा तरीका है, रिसीव्स और पेमेंट्स लिखनी है। ठीक है, तो तीन एक्टिविटीज है मेन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उसके बाद फिर नेट कैश फ्लो आ जाएगी और उसमें फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जमा करके इंशाल्लाह क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। पेज नंबर 107 पे जाएं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 4 कंपोनेंट्स बता दें। देन अभी इनडायरेक्ट मेथड पे फर्दर मैं डिस्कशन करूंगा। कल जो हमने क्वेश्चन किया है 108 पेज पे, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी जो इस सवाल में नहीं है। तो आइए जरा एक जनरल जरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जरा एक और पेज निकालें, नेक्स्ट पेज। अब ये साफ सुथरा जरा नेक्स्ट पेज पे कीजिएगा, साफ सुथरी वर्किंग। तो आइए जरा कुछ एक्स्ट्रा बातें बीच में रखते जरा मैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर इनडायरेक्ट मेथड से बनानी है तो उसका जरा कॉन्सेप्ट फाइनल कर लें। दोबारा हेडिंग देखें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज by using indirect method. Cash flow from operating activities by using indirect method. इस समझने पर फोकस पहले कीजिएगा, बस हेडिंग लिख के आप रुक जाएं, जरा 2 मिनट जरा बोर्ड पे देखें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपने बनानी है इनडायरेक्ट मेथड से तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं यहाँ किसी क्वेश्चन को बेस नहीं बना रहा, मैं एक जनरल डिस्कशन करूंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम ढूंढा करेंगे। अब अपने जहन में अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मुसलसल बना कर रखेंगे। अगर तो किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मिल जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढेंगे, टैक्स से पहले आ रहा हूँ।
और ढूंढ के यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कैश फ्लो का सवाल है और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं है, तो इवन देन इंशाल्लाह हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच सकते हैं। कैसे? इक्विटी जरा ध्यान में लाया, इक्विटी के जरा हेड्स गिनवा दो। इसमें जरा रिटेन्ड अर्निंग्स पर रुका है। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर जरा ध्यान में लाया, चार मेन चीजें ट्राई मारा करें, पता आपको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग। यकीनन बहुत कुछ और, लेकिन चार चीजें दोबारा बता दो। तो अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मिल जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेप्ट ही होती है। तो ओपनिंग क्लोजिंग अगर रिटेन्ड अर्निंग्स के बैलेंसेस मिल जाए, कहीं से हम डिविडेंड्स ढूंढ लें, तो लेजर बैलेंस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए और कहीं से टैक्स एक्सपेंस मिल जाए, तो हम रिवर्स वर्किंग लेस करके, रिवर्स वर्किंग करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन मिलाएंगे रेशोज में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचा जा सकता है। कैसे बोलते थे हम उसे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वापस जाने के लिए हम वर्किंग करते थे, रिवर्स वर्किंग करते थे। वो ठीक है, प्लस माइनस आपके दोबारा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, तो एक रिवर्स वर्किंग करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढ लेंगे। मींस उसे इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। गिवन होगा तो उठा के लिख लेंगे, गिवन नहीं भी होगा तो इंशाल्लाह कैलकुलेट कर लिया करेंगे। Done sir? So what is the starting point in indirect method? Profit before tax. तो एक मिनट थोड़ी सी मैं बात और आगे बढ़ाने पर आप लिख लीजिएगा। देन सर ये जो प्रॉफिट है, ये तो अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट हुआ हुआ। ये वर्ड समझ आता है किसी को? फर्स्ट पेज में है कैश फ्लो के 105। ये अक्रूवल बेसिस क्या होती है? पढ़ के भाईजान, पढ़ के अक्रूवल बेसिस पे अगर ये कैलकुलेट हुआ तो इसमें तो इनकम्स और एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। इनकम्स इसमें अर्न बेसिस पे आ रही होंगी और एक्सपेंसेस इसमें इनकर्ड बेसिस पे आ रहे होंगे। तो जरूरी तो नहीं कि जितनी इनकम हो उतने ही पैसे रिसीव हो गए हों, जरूरी नहीं जितने एक्सपेंसेस हो उतने ही पैसे पे भी हो गए हों। तो हमें अब इस अक्रूवल बेसिस के प्रॉफिट को कैश बेसिस की रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कन्वर्ट करना है, वैसे ही जैसे हमने कल कोशिश की। इसमें फिर तीन तरह की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो एडजस्टमेंट्स हो, नंबर 1 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। क्या इस प्रॉफिट में कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है? ये क्या होती है जी नॉन कैश ट्रांजैक्शन? एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश ना डेबिट ना क्रेडिट हो। इस प्रॉफिट में नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिनका कैश फ्लो से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं जरा नंबरिंग करके इसलिए करूंगा कि हमारे ज़हन में जरा नंबरिंग सेट हो जाए, बाकी इंशाल्लाह फॉर्मेट वगैरह हम बनाते रहेंगे। प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, फिर तीन तरह की इसमें मेन एडजस्टमेंट्स होनी है। उसमें नंबर 1 कौन सी? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ तक आप आ जाए, फिर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको डेप्रिसिएशन के अलावा भी बताता हूँ और आपने बताना फिर उसे एडजस्ट कैसे करेंगे। साफ सुथरी वर्किंग कीजिएगा, पूरा पेज यूज होना है। ये ऑनलाइन से करते हैं नहीं सर? अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से बेहतरीन एक ये टॉपिक है। इसमें सारे स्टैंडर्ड्स जो हमने पढ़े हैं वो सारे आने हैं और कोई खास इशू भी नहीं है अगर डेबिट क्रेडिट की स्टोरी जरा चलाते जाए जहन में। जी एक एग्जांपल तो लिख लें पहले जो आपको पता है। कौन सी नॉन कैश ट्रांजैक्शन पता है? डेप्रिसिएशन, लेकिन स्लैश करके एक अमोर्टाइजेशन वर्ड भी लिखो। अमोर्टाइजेशन इज सिंपली डेप्रिसिएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट इफ एनी। तो वर्ड्स का बस पता होना जी। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? क्यों ऐड करेंगे? अरे लेस हुई भी ऐड बैक करके कैंसिल करना। असल में नॉन कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैंसिल होना। देन जरा ध्यान में ले आए पहले
नहीं बैड डेट्स सब बाद में आ जाता है। रिवैल्यूएशन थोड़ी ध्यान में लाना। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बताएं। एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट अगर आप एंट्री बोल रहे हैं तो इस एंट्री का प्रॉफिट पे इफेक्ट बताएं। इस एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा? एंट्री दोबारा रिपीट करें। ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन नॉन कैश, लेकिन प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं। तो इट बिकम्स वेरी लॉजिकल कि एक ऐसी नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट को इफेक्ट ही नहीं करी, हम एडलेस कर दें। तो यकीनन यहाँ नॉन कैश ट्रांजैक्शन मैंने हेडिंग लिखी है, लेकिन कौन सी नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश में कौन सी नॉन कैश? तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस की तरह एंट्री बोलो। अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन लॉस आया तो क्या इस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा? क्या ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है? ये एंट्री प्लीज बोलिएगा, कैश नहीं अगर आ रहा ना जा रहा तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। हम रिवैल्यूएशन लॉस का इफेक्ट कैसे कैंसिल करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? जो भी चीज पहले लेस हुई हुई है उसको ऐड करके कैंसिल करेंगे। लिखते जाना, ठीक है? नहीं देन बैड डेट्स की बात। बैड डेट्स बैड डेट्स लिखना है। यहाँ सर आवाज ठीक होगी? आवाज ठीक है सर? जी बैड डेट्स पहले लेस हुए होंगे या ऐड हुए होंगे? तो उसको भी कैसे कैंसिल करेंगे? क्या सब कुछ ऐड बैक ही होगा? पहले इधर ऐड वाली बातें करें, फिर एक एक्सेप्शन अदरवाइज बताता हूँ। ये सब कुछ ऐड वैसे हो क्यों रहा है? पहले लेस हुआ होगा, इम्पेयरमेंट लॉस से ही मिला है। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बोलो। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। क्या इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? लेकिन आपने रिवाइज किया है तो थोड़ी सी बात और बीच में जहन में लाए। अगर पहले कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हो तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस भी उससे पहले एडजस्ट होता है, फिर उस केस में प्रॉफिट लॉस में नहीं आया होगा। तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस में आया होगा, इसने प्रॉफिट को कम किया होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, आपको ऐड बैक करके कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है? देन एक सेकंड चीज और जरा बोर्ड पे देखो जरा, एक शायद आपको आइडिया है, कभी अलाउंस फॉर बैड डेट्स वगैरह के लेजर बनाया? इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रॉड डाउन 1000 है और कैरिड डाउन सपोज 1500 है, तो 1000 ब्रॉड डाउन, 1500 कैरिड डाउन का क्या मीनिंग है? बैड डेट्स अलाउंस कितने से बढ़ा है? अगर अलाउंस बढ़े तो क्या एंट्री करते हैं? ये 500 के बैड डेट्स आए होंगे ना इसमें, क्या एंट्री बनी होगी? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। बैड डेट्स अगर डेबिट हुए होंगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ऐड बैक करके कैंसिल करेंगे। लेकिन एक रिवर्स सिचुएशन भी समटाइम्स हो जाती है, डिक्रीज इन अलाउंस। फॉर एग्जांपल 1000 ओपनिंग था, क्लोजिंग बैलेंस जब अलाउंस का कैलकुलेट हुआ तो 700 आया। अब डिक्रीज इन अलाउंस के एंगल से डिक्रीज है, अब लेजर कैसे बैलेंस करो? इतने से अलाउंस कम हुआ होगा, तो अब 300 की एंट्री बताएं, पता है आपको? अलाउंस डेबिट, बैड डेट्स ही क्रेडिट होने हैं। ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बैड डेट्स अगर रिकॉर्ड हुए हैं तो रिवर्सल ऑफ बैड डेट्स है। दोबारा एंट्री रिपीट करें, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। अब बैड डेट्स वर्ड लिखा हुआ है, कमाल होगी डेबिट साइड पे। अलाउंस डेबिट हो रहा है, बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, कंसंट्रेशन होते हैं। बैड डेट्स क्रेडिट होने का मतलब एक्सपेंस,
कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इस सिचुएशन में बताएं कैश ट्रांजेक्शन है नॉन कैश है? और एंट्री रिपीट करें। अलाउंस डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन अब इस नॉन कैश ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? एक्सपेंस कम होके प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इसको कैसे कैंसिल करूंगा? बढ़ा के रिप्लेस करूंगा या कम करके? तो मतलब ये सब कुछ ऐड हो रहा था, इस ऐड की वजह क्या थी? अगर एक्सपेंस बढ़ा होगा और नॉन कैश एक्सपेंस है तो उसको ऐड करके कैंसिल करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन अलाउंस की कोई स्टोरी होगी, दोबारा एंट्री टाइप करना था डिक्रीज इन अलाउंस। बैड डेट्स क्रेडिट होने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन नॉन कैश ट्रांजैक्शन की वजह से बढ़ा है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट बढ़े या कम हो, हमारा उस पे कैश फ्लो पे एतराज ये है कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो अगर प्रॉफिट बढ़ा है किसी नॉन कैश ट्रांजैक्शन की वजह से तो उसको कैंसिल कैसे करो? प्लस करके या माइनस करके? प्लस करके माइनस करके? माइनस कब करेंगे, प्लस कब किया करेंगे? अगर पहले प्रॉफिट कम हो गया है तो ऐड बैक करके कैंसिल किया करेंगे, और अगर प्रॉफिट बढ़ गया है नॉन कैश ट्रांजैक्शन की वजह से तो ऐड लेस करके कैंसिल करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऐड लेस? नहीं, क्या प्रॉफिट बढ़ाना या कम करना? कोई प्रॉफिट बढ़ाना कम करने वाली बहस नहीं है। प्रॉफिट में जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स हैं वो कैश फ्लो में नहीं आने चाहिए, उनको कैंसिल करना हमारा मकसद है। तो अगर एक्सपेंस पहले लेस हुआ होगा तो उसे ऐड करके कैंसिल कर रहे हैं, और अगर कोई अमाउंट पहले ऐड हुई होगी और नॉन कैश है तो उसे लेस करके कैंसिल कर देंगे। अब यहां तक लिख लें, बाकी एक सेक्टर लगा लें, यकीनन गेम ऑन। So what is the first time of adjustment? लिखना सारी पूरी बात पूरी करें। What is the first type of adjustment जो हमें प्रॉफिट में करनी पड़ती है इन केस ऑफ इंटरेक्ट मेथड? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन एक चीज दोबारा सोच लें, हर नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं। कौन सी नॉन कैश ट्रांजैक्शन? जिसने प्रॉफिट को अफेक्ट किया है। और अगर किसी नॉन कैश ट्रांजैक्शन ने प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं किया तो यकीनन उस ट्रांजैक्शन ने कैश फ्लो में नहीं आना, लेकिन डेफिनेटली से प्रॉफिट में ऐड लेस करने की कोई सेंस नहीं है। यहाँ कौन सी ट्रांजैक्शन ऐड या लेस हो रही है? सॉरी मेरा क्वेश्चन ही साइलेंट था, तो क्या इसका जवाब दिया जा सकता है? बोनस शेयर्स की एंट्री बनाए, ये सारी एंट्रीज की गेम होनी है। दोबारा ट्राई करें, बोली नहीं गई। कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश है, प्रॉफिट इफेक्ट होगा। कहाँ आती है एंट्री? रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को तो इसका इफेक्ट नहीं है, तो यकीनन नॉन कैश है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होगा इसलिए यहाँ एडलेस नहीं होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री बोला, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व क्रेडिट, ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है लेकिन प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं है, देयरफॉर यहाँ एडलेस नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। और बाकी आपको याद आ गई सारी। तो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो इस प्रॉफिट में करनी पड़ती है? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नंबर 2 सर, एडजस्टमेंट फॉर, लिख लें जरा साथ, एडजस्टमेंट फॉर, बस एडजस्टमेंट फॉर सॉरी पर लिखा हुआ, मैं इसी एडजस्टमेंट फॉर में ये दूसरा लिख रहा हूँ दोबारा से लिखने के बजाय। एडजस्टमेंट फॉर दोज आइटम्स effect of which should be in investing activities. Adjustment for those items effect of which should be in investing activities. हम इस वक्त कौन सी एक्टिविटीज किस मेथड से बनाना सीख रहे हैं? इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बना लेते हैं तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग आती है, फिर फाइनेंसिंग की आती है, एंड फिर नेट कैश फ्लो वगैरह आती है और सो ऑन कंप्लीट होती है। बना इस वक्त रहे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो प्रॉफिट उठाया हमने
इसमें सम टाइम्स कुछ ऐसी चीजें आ रही होती हैं जिनका कैश फ्लो के मुताबिक इफेक्ट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं होना चाहिए, उनका इफेक्ट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होना चाहिए। हम इस वक्त ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया है। इस प्रॉफिट के अंदर समटाइम्स कुछ ऐसी चीजों का इफेक्ट आ रहा होता है जिन्हें कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग की बजाय इन्वेस्टिंग में होना चाहिए। उसकी एग्जांपल्स क्या है? हमारी एक फेवरेट चीज यहाँ बार बार आनी है, और मेरा ख्याल है कि मैं एक क्वेश्चन कम से कम आपको बता ही दूं जो आपने आज रिवाइज दोबारा करना है। हमें सर ये दोबारा डिस्पोजल की तरफ जाना पड़ना है यार। कोई डिस्पोजल पे गेन लॉस आ जाता है? डिस्पोजल पे गेन लॉस आ जाता है? डिस्पोजल का गेन जरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में बनाया था, कहीं नजर आएगा डिस्पोजल का गेन? अदर इनकम में ऐड हुआ होगा, और अगर लॉस हो तो एक्सपेंसेस में ऐड हुआ होगा। अब जरा पेज नंबर 107 निकालें। पेज नंबर 107 के स्टार्ट पे कहीं, बल्कि सॉरी पेज नंबर 106 के एंड पे, पेज नंबर 106 के एंड पे डेफिनेशंस ढूंढना जरा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन ढूंढना। आधी सी पढ़ी है अभी हमने, आधी पढ़ी भी, आधी पढ़नी है अभी। अब एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ, अगर कोई मशीन बेच के पैसे आए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। और मशीन खरीदने में पैसे चले जाए वो भी इन्वेस्टिंग है। बिल्डिंग खरीद लें, प्लांट खरीद लें, वगैरह वगैरह खरीद लें, नॉन करंट एसेट्स में अगर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। अब दोबारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाएं। अगर गेन या लॉस है तो वो हमारे प्रॉफिट में आ रहा होगा, लेकिन जो डिस्पोजल का कैश है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं, इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। अब ये ध्यान में रखते हैं, एक बोर्ड पर देखो। डिस्पोजल अकाउंट की एंट्रीज अब आपने रिवाइज करनी है, और यहां से आज शुरू करते हैं, और शायद अब ये हर क्वेश्चन में फिगर्स आनी है। मैं रेफरेंसेस लिखूंगा, आपने प्लीज एंट्री जरूर बोलनी है। पहली एंट्री होती है कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। सही जगह लिखा मैंने? नेक्स्ट रिमल है, अमाउंट्स में अज्यूम कर रहा हूं। देन फिर सेपरेट लेजर की भी स्टोरी होती है, और एक डब्ल्यूडीवी के लेजर की भी स्टोरी होती है। लेट्स अज्यूम सेपरेट लेजर्स की बात हो रही है। मशीनरी की कॉस्ट थी सपोज 1,50,000, एंट्री बोला डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट, ऐसा क्रेडिट। लेकिन अगर ये कॉस्ट है तो एक तीसरी एंट्री इसमें आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। दोबारा तीनों रेफरेंसेस देख के एक एक करके एंट्री बताएं। कैश वाली एंट्री, मशीन वाली एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। मैंने यकीनन सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बनाया, वरना ऑब्वियसली कैश का अपना लेजर होगा, मशीनरी का अपना लेजर होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अपना लेजर होगा, जिसमें उनके सेकंड इफेक्ट्स जाने ही जाने हैं। कैलकुलेटर पकड़ लें, मेरा लेजर जरा बैलेंस करवाएं। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया है 170, उतना ही होना चाहिए डेबिट साइड का भी। डिफरेंस कितना किधर आ रहा है? लॉस आ गया है। हमें क्या पता इस मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। यार खुदा की ना करिए, 1,50,000 कॉस्ट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी हो गई थी 70,000, देयरफॉर इसकी डब्ल्यूडीवी है, जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेट कर नहीं रही। 80,000 डब्ल्यूडीवी और बेचा कितने का? तो गेन हुआ है। गेन कब होता है? जब कैश ज्यादा आ जाए डब्ल्यूडीवी से। लॉस कब होता है? और लेजर में अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाए तो गेन है, और डेबिट बैलेंस आ जाए तो लॉस। क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस? क्रेडिट साइड ज्यादा थी 20,000 से, ऑपोजिट साइड पे लिख के लेजर बैलेंस किया मैंने। तो अब ये जो गेन है, अपनी जरा स्टेटमेंट देखें जिस वक्त बना रहे हैं हमने रजिस्टर पर। ये जो 20,000 का गेन है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में गया होगा? क्या आपके इस प्रॉफिट में ये गेन शामिल हो गया होगा? देखिए, अगर कैश फ्लो बनानी है ना, तो ये अंडरस्टूड बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले बन चुकी है और सही फिगर्स आ गई हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ही नहीं बनी हुई
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही सही नहीं बनी हुई, तो पहले वो बनेगी तो कैश फ्लो बनेगी। बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट लॉस सही बन चुकी है। तो अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर गेन हुआ है तो क्या वो गेन अदर इनकम में ऐड होके प्रॉफिट में उसका इफेक्ट आ गया होगा, और क्या उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा? सर जी प्रॉफिट बढ़ गया होगा सर। तो अब ये लेजर देखें दोबारा डिस्पोजल अकाउंट का कैश फ्लो जो होती है ये गेन्स लॉसेस के लिए है या रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए? तब प्रॉफिट के अंदर गेन तो आ रहा होगा 20,000 का, लेकिन कैश फ्लो में गेन नहीं आना चाहिए। कैश फ्लो में 1 लाख की रिसीट आनी चाहिए, नजर 1 लाख, और 1 लाख की रिसीट कहाँ आनी चाहिए? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में क्यों? एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मतलब मेरी इस बात का ये बनता है कि यकीनन इस वक्त मैं आपके सामने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहा हूँ, लेकिन जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएंगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद हमारी हेडिंग होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। विजुलाइज तो कर सकते हैं। उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक हेडिंग होनी चाहिए रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ मशीन, और उसके सामने कौन सी फिगर होनी चाहिए? कॉस्ट होनी चाहिए, गेन होना चाहिए, क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन होनी चाहिए, या कैश फ्लो अगर बना रहे हैं तो रिसीट होनी चाहिए। कितनी रिसीट होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव क्यों? पैसे आ रहे हैं, तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस। अब मसला क्या बना? प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट में अब गेन पहले ही आ रहा होगा, प्रॉफिट में गेन 20,000 आ रहा होगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 1 लाख आना चाहिए। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो गेन पहले भी आ रहा है और रिसीट 1 लाख और आ जाएगी, तो हमें किसको कैंसिल करना पड़ेगा? क्योंकि कैश फ्लो गेन्स या लॉसेस के लिए नहीं है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए। तो प्रॉफिट में एक गेन आ रहा है और इस गेन की ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए। मैंने एक हेडिंग बनाई है, पहले अगर हेडिंग पढ़ा था, मैंने अभी एक हेडिंग बनवाई थी। तो गेन वो आइटम है जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीट्स का जाना चाहिए, और जो गेन का इफेक्ट इस प्रॉफिट के अंदर आ रहा है उसे हमने क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि कैश फ्लो गेन्स के लिए नहीं, लॉसेस के लिए नहीं, कैश फ्लो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए। तो प्रॉफिट में प्लीज पहले क्या आ रहा होगा? गेन आ रहा होगा। हालांकि कैश फ्लो में क्या आना चाहिए? रिसीट आनी चाहिए। और देयरफॉर फिर गेन को कैंसिल करने के लिए मैं गेन ऑन डिस्पोजल को प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? यार गेन ऑन डिस्पोजल को कैंसिल कर रहे हैं, पता है आपको? बताया गेन्स प्रॉफिट लॉस में तो होने चाहिए, लेकिन कैश फ्लो तो गेन्स लॉसेस के लिए नहीं, प्रॉफिट लॉस बन चुका है उसके लिए। अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए कैश फ्लो बन रही है, देयरफॉर जो गेन पहले प्रॉफिट के अंदर आ रहा होगा उसे कैंसिल करने के लिए मैं प्लस करूं या माइनस करूं? सोच के बताएं, सोच के बताएं। वो ऐड करें, ऐड करें, और चीजें ऐड होती हैं। ऐड कब होती हैं? जब पहले लेस हुई हो तो ऐड होती हैं, और अगर गेन है तो पहले प्लस हुआ होगा। उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा? तो माइनस करना। तो बात मेरी फॉलो की है सबने? आप इस तरह करें, साथ एक डिस्पोजल अकाउंट भी बनाए, और यहाँ से अगर 7 जगह ना बन सके तो कहीं नीचे जरूर बनाए या ऊपर को जरूर बनाए, डिस्पोजल अकाउंट याद होने चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हिम्मत की आपने? गेन मैंने क्यों लेस कर दी? गेन ने तो प्रॉफिट बढ़ाया होगा यार। क्यों कम करना?
सही शायद वर्ड्स ये रहेंगे जो आपको सही अंडरस्टैंडिंग सही जिससे डेवलप हो। कैश फ्लो जो है गेन्स लॉसेस के लिए नहीं है, तो रिसीट्स यकीनन आनी है, पेमेंट्स यकीनन आनी है, देयरफॉर जो गेन लॉसेस के इफेक्ट्स होंगे उन्हें फिर हमें कैंसिल करना चाहिए। गेन तो अच्छा होता है यार, ये अच्छे बुरे की बहस नहीं हो रही, रिसीट एंड पेमेंट की बहस है। तो गेन यकीनन अच्छा होता है, प्रॉफिट लॉस में आवा तो गया। कैश फ्लो में गेन की जगह रिसीट ऑन डिस्पोजल होनी चाहिए। डिस्पोजल अकाउंट याद आ गया सर? कैश फ्लो इतनी मुश्किल नहीं, मुझे खतरा यही है डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, कहीं ये खुदा ना खासा इशू ना बन जाए। ये अगर नोट कर ले तो बताइए। अब जरा खुद से आप सोचेंगे क्या लॉस ऑन डिस्पोजल भी इसी प्रॉफिट में आ रहा होगा? लॉस ने क्या किया होगा? और वंस अगेन हमें लॉस पे क्या एतराज है? गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में तो ठीक है, लेकिन कैश फ्लो में तो नहीं। तो लॉस को फिर कैसे कैंसिल करें? तो किन फिगर्स को आप ऐड करवा रहे हैं और किन फिगर्स को आप लेस करवा रहे हैं? जो पहले लेस है उन्हें ऐड करके कैंसिल करवा रहे हैं, और जब पहले ऐड है उन्हें लेस करके कैंसिल करवा रहे हैं। आई होप कि हम कोई इलॉजिकल बहस नहीं कर रहे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? जी लॉस भी वाली लाइन भी काइंडली लिखना है, गेन लॉस लॉस ऑन डिस्पोजल। अब फिगर इसकी मैंने नहीं बनाई, जो भी फिगर होगी प्लस होगी माइनस होगी। एनी कंफ्यूजन? देन इसी पॉइंट नंबर 2 में एक जरा और चीज जरा बड़ों वाली, डिविडेंड इनकम वर्ड लिखा। इसी पॉइंट नंबर 2 की हेडिंग में एक डिविडेंड इनकम वर्ड लिखें और पेज नंबर 107 पे चले जाए। पेज नंबर 107 पे जाके दो बॉक्सेस ढूंढे, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है और कौन सी प्रेफरेबल है? इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग दोनों हो सकती हैं, लेकिन प्रेफरेबली इन्वेस्टिंग है दोनों के लिए। जो दूसरा बॉक्स उसको जब जरूरत पड़ेगी बाद में पड़ेगा। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा डिविडेंड इनकम, आपको अपने बॉक्स में ढूंढने नजर आएगा डिविडेंड रिसीव्ड। एक ही चीज के दो नाम है। क्या इनकम डिविडेंड की और डिविडेंड रिसीव्ड एक ही चीज हो सकती है? लेकिन कब नहीं होगी? अगर 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 ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसका किसका, डेटर का, क्रेडिटर का, डिविडेंड का नहीं, डिविडेंड रिसीवेबल। डिविडेंड डिक्लेयर्ड पिछला पेज एक और 105 एक लेजर बनाया होगा आपने, उससे भी शायद पिछले पेज पे डिविडेंड पेएबल का। हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया, हमने बनाया, मिल गया मिल गया मिल गया। डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड पेड के बराबर कब होगा? किसका किसका मेरे भाइयों? ये सेंटेंस बीच में ना छोड़ दिया करें जब ओपनिंग क्लोजिंग होगा। डेटर का, क्रेडिटर किसका, डिविडेंड पेएबल का। रिवर्स फाइनल नहीं आपके ज़हन में। तो डिविडेंड इनकम डिविडेंड रिसीव के बराबर तब होगी जब डिविडेंड रिसीवेबल, भाईजान उस इनकम को रहने दे जिसको पे हमने करना है। डिविडेंड पेएबल अगर इनकम है और पे करनी है आपने तो रहने दे ऐसी इनकम। इनकम रिसीव होनी है और डिविडेंड डिक्लेयर्ड पेड होना है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड में फर्क होगा डिविडेंड पेएबल की वजह से, और डिविडेंड इनकम और डिविडेंड रिसीव में फर्क होगा डिविडेंड रिसीवेबल की वजह। इनकम ने रिसीव होना होता है और एक्सपेंसेस ने पे होना होता है। एक्सपेंसेस के पेएबल्स होते हैं और इनकम्स के रिसीवेबल होते हैं। ऐसी इनकम को रहने ही दें जिसके पैसे हमने देने हैं। नहीं सीरियसली मतलब क्लियर कर रहे हैं। अगर आपके पास सेल है, सेल किससे इफेक्ट ढूंढेंगे? सेल का इफेक्ट किस लेजर में ढूंढेंगे? डेटर्स। डेटर मींस इनकम रिसीवेबल, रिसीव नहीं रिसीवेबल, डेटर रिसीवेबल है। और अगर परचेजेस है पेएबल ढूंढेंगे, क्रेडिटर्स ढूंढेंगे, एक्सपेंसेस है तो पेएबल ढूंढेंगे, इनकम है तो रिसीवेबल ढूंढेंगे। तो डिविडेंड इनकम और डिविडेंड रिसीव्ड में फर्क होगा अगर डिविडेंड रिसीवेबल का लेजर मिल गया
और अगर डिविडेंड रिसीवेबल का लेजर ना मिला तो काइंडली बोल दीजिएगा क्या हो जाएगा, इनकम ही रिसीव हो जाएगी, इनकम ही रिसीव हो जाएगी। अब पेज नंबर 107 वापस आए। अब बताएं डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, प्रेफरेबली इन्वेस्टिंग हो गई। प्रॉब्लम, प्रॉफिट ढूंढे जरा, क्यों नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं मिला कि अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड इनकम हुई है, कोई ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई डिविडेंड इनकम हुई है तो इस प्रॉफिट के अंदर आ रही होगी। लेकिन अगर कोई इस साल डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड इनकम प्रॉफिट में आ रही होगी, हालांकि डिविडेंड रिसीव को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। तो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हमें करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक लेजर बनवाएंगे, डिविडेंड रिसीवेबल बनवा दें पहले, फिर आराम से अब बनाते रहिएगा, ये देखिए जगह ढूंढते रहने बाद में। कौन सा लेजर बनवाना चाह रहा हूं कि हमें डिविडेंड रिसीवेबल कब होगा? जब हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे या हमने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए होंगे। अगर हमने शेयर खरीदे होंगे तो फिर डिविडेंड हमें मिलना है, और अगर हमने इशू किए होंगे फिर तो डिविडेंड हमने देना है, फिर पेएबल का लेजर बनेगा। डिविडेंड रिसीवेबल किस नेचर का लेजर है? एसेट है या लायबिलिटी है? तो एक सेकंड मुझे लेजर पूरा कर लेना जरा, अब एंट्रीज बोलनी है। अगर इसके तो बैलेंसेस होंगे तो डेबिट बैलेंस होंगे, रिसीवेबल है। 10,000 मैंने ब्रॉट डाउन लिखा, व्हाट इज द मीनिंग? क्या ये इनकम हो चुका है? और जाने तो मिला तो है नहीं, इनकम पिछले पीरियड में हुई होगी, रिसीव ना होने की वजह से पिछला करेक्ट डाउन ब्रॉट डाउन बन गया। अब फर्स्ट करें इस साल हमारे लिए और 2 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो, तो जिसने डिक्लेयर किया होगा उसकी एंट्री रहने दें, जिस शेयर होल्डर के लिए डिक्लेयर हुआ होगा उसकी एंट्री ट्राई करेगा। डिक्लेयर हुआ रिसीवेबल बनेगा या कैश बनेगा? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। रिपीट करें जरा, डिविडेंड इनकम कहाँ है? अदर इनकम में, प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम, इनकम इनकम इनकम। दोबारा एंट्री रिपीट करेंगे। डिविडेंड रिसीवेबल क्योंकि आप डेबिट बोल रहे हैं इसलिए मैंने डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी है। रेफरेंस किसका लिखा है मैंने? ऑपोजिट लेजर का रेफरेंस लिख दिया। इनकम तो क्रेडिट होती है, लेकिन ये लेजर किसका है? रिसीवेबल। इनकम होने से रिसीवेबल बढ़ गया। लेट्स अज्यूम साल के एंड पे अभी भी 25,000 रुपया डिविडेंड का रिसीवेबल रहता है। कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस ना करिए यार, खुदा के लिए ना कर। 10,000 है, कैलकुलेटर अलाउड है, हम गलत करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। 1,85,000 किस लेजर में किधर लिखूं? अच्छा भला रिसीवेबल 2,10,000 हो गया था ओपनिंग मिला के, एंड में 25,000 अगर रिसीवेबल रह गया है तो कितने पैसे रिसीव हुए होंगे? डबल एंट्री सुनाने की कोशिश करें। Why the amount of dividend income is different from the amount of dividend received? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप आधे आधे बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ के बाद रुक गए सारे। अगर डिविडेंड रिसीवेबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ना होते, मतलब हमें कहीं डिविडेंड इनकम मिले और हमें ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल ना मिले तो वही रिसीव्ड भी होगा। अब आइए जरा कैश फ्लो के एंगल से बात जरा फाइनल करें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है मिलाएं क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जस्ट मिनट में बात पूरी करूं फिर आपके लिए सर। क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पेज नंबर 107 डिविडेंड रिसीव्ड प्रेजेंट होना है? ढूंढ के बताया मेरे लेजर में कितनी फिगर? और 2 लाख। इनकम प्रेजेंट होनी है या रिसीव्ड प्रेजेंट होना? तो 185,000 पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव? रसीद है, लेकिन प्रॉफिट जहन में लाए,
क्या इस प्रॉफिट में 2 लाख की पहले इनकम भी आ रही होगी? क्या इस प्रॉफिट में 2 लाख की डिविडेंड इनकम आ रही होगी? हमें क्या पता, हमें पता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट में इनकम भी आ रही है और कैश फ्लो में रिसीव भी आ गया है। तो प्रॉफिट में से क्या निकाल देंगे और कैश फ्लो में क्या लिख देंगे? इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए कैश फ्लो नहीं है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए। क्या प्रॉफिट में इनकम आ रही होगी? कैश फ्लो बनाते हुए उस पर एतराज हमारा क्या है? इनकम कैश फ्लो में नहीं आनी चाहिए, रसीद कैश फ्लो में आनी चाहिए। और रसीद भी कैश फ्लो में कहाँ आनी चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो प्रॉफिट में जो 2 लाख की इनकम आ रही होगी उसको हम क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि इनकम्स का इफेक्ट कैश फ्लो के अंदर नहीं होना चाहिए। इनकम लेस करूंगा या रिसीव लेस करूंगा? प्रॉफिट में इनकम आ रही होगी या रिसीव्ड आ रहा होगा? कैश फ्लो में इनकम आनी चाहिए, रिसीव्ड आनी चाहिए। तो प्रॉफिट में से इनकम कैसे निकालूं? और प्लस करते हैं इनकम को। हम इनकम लिख रहे हैं या इनकम को कैंसिल कर रहे हैं? तो इनकम पहले प्रॉफिट में ऐड हुई होगी, हम उसे माइनस करके कैंसिल करें। आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। क्या समझा पा रहा हूँ? वही देख लेना, मैं पूछता फिर मैं क्या समझा पा रहा हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हिम्मत कर रहे हैं? What is the purpose of cash flow statement here? To present the receipts and payments in a statement form to shareholders. लेकिन प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें कैश फ्लो में नहीं होना चाहिए, तो उनकी फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये किस एक्टिविटी की प्रेजेंटेशन इस वक्त बता रहा हूं? हम इस वक्त किस एक्टिविटी पे फोकस रखे हुए हैं? फोकस ऑपरेटिंग पे है, लेकिन ऑपरेटिंग की बहस करते 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 मैं इधर उधर निकल रहा हूँ। ये लेजर्स बने होने चाहिए सर। अलाउंस का बनाया एक मैंने, डिस्पोजल का बना हुआ है, और तीसरा जरा देखे बताएं कौन सा बन रहा है। डिविडेंड का नहीं बना हुआ। ये वर्ड आपके कम में खुद ही फंसना है आपने। डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड रिसीवेबल। ये गेम सारी लेजर्स की निकला नहीं है। इसी तरह जरा एक और हिम्मत करें, बगैर लेजर बनाए, बगैर फिगर्स लिखे। इंटरेस्ट इनकम भी तो होती है। इंटरेस्ट इनकम भी तो खुदा ना खासा हो सकती है। और क्या इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट रिसीव सेम अमाउंट ही होगी? कब सेम होगी? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ना दिए क्रेडिटर्स के, इनकम नहीं, अभी वर्ड कम है। इंटरेस्ट रिसीवेबल का अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा तो इनकम ही रिसीव्ड होगी, और अगर होगा तो वंस अगेन इंटरेस्ट इनकम लेस करेंगे और इंटरेस्ट रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग में प्रेजेंट करेंगे। 107 जब डब्बा बॉक्स देख रहे थे आप, इसके अंदर दो चीजें थी। कौन कौन सी थी? डिविडेंड रिसीव्ड भी है। दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा? डिविडेंड इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो, इसे लेस करके डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट करें। कहां से लेस करके कहां प्रेजेंट करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में से इनकम लेस करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिसीट को प्लस करते हैं। डन है प्लीज? अच्छा एक और जरा हिम्मत करें, जरा देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं। हम ऐसे बैठे हुए, मैं बैठा हुआ था, मैं लेकिन खड़ा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप बोर्ड पे देखें, देखते अब लिख लिया मुझे, सर लिख लिया सर। लेट्स अज्यूम डिविडेंड रिसीवेबल का ना ओपनिंग है और ना ही क्लोजिंग है, तो फिर यकीनन ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने इधर इसलिए बना के सामने रखा हुआ है कि जरा आप मुझे सही फिगर्स के साथ सोच को बता सकें क्या क्या नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल नहीं है। 2 लाख की इनकम हुई है,
क्या ये 2 लाख रिसीव भी हो गया होगा? और आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में लगा, क्या 2 लाख की इनकम प्रॉफिट लॉस में होगी? जी होगी सर। और क्या 2 लाख ही रिसीव के तौर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होना चाहिए? 2 लाख ही रिसीव के तौर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से हिम्मत करें, 2-3 पेजेस पीछे जाए। कल जो बहस हो रही थी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की 21,000 ढूंढना रहा अपने रजिस्टर में, सर अपने रजिस्टर में 21,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढे, जो कल बहस हो रही थी। कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेमेंट कितनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है, वो भी 21,000 क्यों थी? किसका किसका इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, नहीं था, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ही इंटरेस्ट पेड नहीं था, इंटरेस्ट एक्सपेंस ही इंटरेस्ट पेड था। तो वही पेज खुला रहना दीजिएगा, लेकिन बोर्ड पे देखो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं है तो इंटरेस्ट इनकम ही इंटरेस्ट रिसीव्ड हो। अब क्या ये इंटरेस्ट इनकम आपके प्रॉफिट में आ रही होगी? सर जी आ रही होगी, लेकिन ये प्रेजेंट का होनी चाहिए इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड के तौर पे इन्वेस्टिंग में। तो बताएं इसका कुछ करूं या ना करूं? क्या प्रॉफिट में पहले 2 लाख नहीं आ रहा, और क्या इन्वेस्टिंग में फिर 2 लाख लिख दूं? क्या प्रॉफिट में 2 लाख आ रहा होगा सर इनकम वाला, और क्या इन्वेस्टिंग में जाके 2 लाख रसीद भी लिख दूं? कुछ करके मुझे करना पड़ेगा। 2 लाख इनकम प्रॉफिट में आ तो रही है, या तो उसे कुछ ना करें, 2 लाख पहले ही आ रहा है, लेकिन आप नो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हैं। अब शेयर होल्डर का तो 2 लाख नजर नहीं आ रहा, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नजर आ जाता है, हमें तो डेप्रिसिएशन देख के भी लग रहा अब तो नहीं आ रही, लेकिन शेयर होल्डर्स को अगर ये 2 लाख इन्वेस्टिंग में दिखाना है, जो दिखाना है, तो फिर कैसे दिखाएंगे? क्या फिर भी लेस करेंगे, और क्या फिर कर सकेंगे? पहले इनकम लेस करेंगे और फिर रिसीव्ड ऐड करेंगे। तो इन आइदर ऑफ द केस, चाहे फिगर सेम हो या डिफरेंट हो, क्या लेस करके ही क्या ऐड होगा? इनकम लेस करके ही रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। वो एक्सपेंस था, देखिए अपने सामने, वो एक्सपेंस ऐड होके ही पेमेंट लेस हो सकती है। ये इनकम है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, इसका क्या करके क्या करना पड़ेगा? इनकम लेस करके रिसीव्ड ऐड करेंगे। वहां ऐड करके लेस क्यों है, यहाँ लेस करके ऐड क्यों है? एक्सपेंस पहले लेस हुआ होगा, ऐड करके कैंसिल होगा, और पेमेंट लेस हो जाएगी। ये इनकम है, पहले प्लस हुई होगी, माइनस करके कैंसिल करेंगे, और रिसीव में आके प्लस कर देंगे। ये क्या मजाक है? आई होप कि ये मजाक नहीं, बात समझ आ रही है मेरी? तो एक्सेट्रा लिख लें, और भी चीजें यहाँ हो सकती हैं। किस हेडिंग की मैंने इस वक्त बात की है? नहीं, नोट तो कर लिया आपने? नहीं, ये जो मैंने बात अभी की है कि ये ओपनिंग क्लोजिंग ना हो, तो ये अपनी जहन में सेटिंग करते रहे, बाकी इंशाल्लाह गेम ऑन। ये सिर्फ यही सोचना है, क्या आ गया होगा, क्या आना चाहिए। तो अकाउंटिंग उधर से इधर, अक्रूवल से कैश की तरफ आ रही है जी। एनी कंफ्यूजन जी? फाइन जी, ऑनर्स ये कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होगी इस प्रॉफिट में? ढूंढे पर हेडिंग ढूंढे। देन नंबर 3, एडजस्टमेंट फॉर ऊपर कॉमन वर्ड है, एडजस्टमेंट फॉर दोज आइटम्स of current assets and current liabilities ये लिख ले मेरे साथ, हेडिंग लिखने लंबी सी है। एडजस्टमेंट फॉर, आप जरा काइंडली आ गया मैं वो फिर नीचे आ रहा, आप इधर आ जाओ। एडजस्टमेंट फॉर दोज आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, इफेक्ट ऑफ विच, नहीं सर, इफेक्ट ऑफ विच नहीं, एडजस्टमेंट फॉर दोज आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज which will can avoid the receipts
sorry, which will convert the incomes and expenses into receipts and payments. Adjustment for those items of current assets and current liabilities which will convert income and expenses into receipts and payments. ये अफजाल साहब सब कुछ हो सकता है, चलने दें गेम। ये क्या मैं लिखना चाह रहा हूं, क्या करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की किसी आइटम की कभी आपने एडजस्टमेंट की है ताकि इनकम्स रिसीट्स में और एक्सपेंसेस पेमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए? अपना कल वाला पहला पेज निकालना, इस पे कल लंबा लंबा लिखा। डेटर क्या चीज है? करंट एसेट है। इसको क्यों एडजस्ट किए ताकि सेल रिसीट बने? स्टॉक क्या चीज है? करंट एसेट। इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या चीज है? करंट एसेट है। इसको क्यों लिखा? ताकि कॉस्ट ऑफ सेल पहले परचेज बन जाए, फॉरेन क्रेडिटर्स बनाए। क्रेडिटर्स क्या चीज है? करंट लायबिलिटी है। उसकी क्यों एडजस्टमेंट की है? ताकि परचेज फाइनली पेमेंट बन जाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या चीज है? एसेट है। करंट एसेट है। करंट एसेट है, उसे क्यों लिखा? ताकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट बन जाए। तो क्या ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की कोई एडजस्टमेंट कभी आपने की है? क्यों की है? ताकि रिसीट्स और पेमेंट्स बन जाए, इनकम्स और एक्सपेंसेस रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कन्वर्ट हो। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैंने चार चीजें दोबारा बोली, बोलेंगे क्या क्या बोला मैंने? डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक और चीज भी बार बार मैं बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ है नहीं, एक्सपेंसेस पे वो भी हो सकते हैं। ये डेटर्स क्यों होते हैं यहाँ? ताकि ये बात बिल्कुल सेट हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सही पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। सेल रिसीट बने। स्टॉक क्यों लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स क्यों लिखे हुए हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों लिखे हुए हैं? और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेबल भी वो भी इसी लिखे होंगे ताकि एक्सपेंसेस पेमेंट में कन्वर्ट हो जाए। अब कल मैंने आपके साथ और आज क्लास का स्टार्ट में ये बात जरा लॉजिकली डिस्कस की है और अभी भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिकली मैंने बताई कि ये क्यों एडजस्टमेंट्स की हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में इन सब को इस तरह से याद रखना जरा डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो अब मैं इस सारी बहस की आपको एक शॉर्ट समरी सी बताता हूँ, आपने गौर से सुननी है और फिर मैं बाद में इसको लिखता हूँ। जरा पेज नंबर 108 ऑफ द बुक भी खोलना जरा। अपने सामने इस वक्त कल वाला पेज ही रख लें रजिस्टर का, जहाँ पे ये डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह लिखे हुए अपने वर्ड्स, और बुक में से क्वेश्चन का पेज ढूंढ लें 108 पे। लॉजिकली बात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कल बता दी थी कि ये क्यों हो रहा है, प्लस माइनस क्यों हो रहा है। आ जाए कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि बगैर किसी ज्यादा टेंशन के इसका हमें कैसे पता चल सकता है। तो थोड़ा सा कल मैंने वैसे आपको बताया भी था, लेकिन आज जरा बात पूरी सही फाइनल कर जी। एक मिनट। सबसे पहले तो डेटर्स के सामने बताएं फिगर लिखी कितनी हुई है, कहाँ लिखी हुई है? नहीं, आपके रजिस्टर में यार, पहले रजिस्टर देखें। हमने अपने आंसर में डेटर्स के सामने फिगर लिखी हुई है 22,000। ये 22,000 हमें कैसे मिल जाया करेगा? सवाल देखें। ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स का हम डिफरेंस ले लिया करेंगे। 22,000 यहां से मिल गया है। ये बात तो कल यहां तक हो गई थी। अब ये भी हमें पता चल जाएगा कि ये प्लस करना है या माइनस करना है। उसका क्या तरीका है? और से डेटर्स दोबारा देखें। क्या डेटर्स में कोई इंक्रीज आ रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग देख के बताएंगे। अगर किसी करंट एसेट के आइटम में इंक्रीज आ रहा होगा तो कैश फ्लो में फिर वो एक नेगेटिव फिगर के तौर पे आया करेगी। अब ये मैं कोई आपको लॉजिक इस वक्त बता रहा हूँ या कोई शॉर्टकट बता रहा हूँ? लॉजिकली कल डिस्कस हो गया। वो नेगेटिव क्यों था? क्योंकि नेगेटिव बनने के ही रिसीट बननी। 5 लाख इनकम ने 22,000 लेस होकर 4,78,000 बनना था। तो वो तो लॉजिकली बात हमें क्लियर है। लेकिन अगर हमें इसका शॉर्टकट ढूंढना चाहें तो शॉर्टकट क्या मैंने बोला है? करंट एसेट की कोई भी हम अगर अमाउंट लिखेंगे आप,
और उसके ओपनिंग क्लोजिंग में इंक्रीज आ रहा होगा तो कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर आएगी। अच्छा, इसको भी याद रखने का एक और अच्छा तरीका ये है, दोबारा डेटर्स देखें, डेटर्स का ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, डेटर्स में इंक्रीज है, डेटर एसेट है, डेटर एसेट है, इंक्रीज का मतलब डेटर डेबिट हो रहा है, और अगर डेटर इटसेल्फ डेबिट हो रहा है तो कैश फ्लो में फिर क्रेडिट इफेक्ट आएगा। कैश फ्लो क्या चीज है, कैश अकाउंट टाइप चीज है, कैश अकाउंट टाइप चीज है, तो कैश फ्लो में फिर सेकंड इफेक्ट क्रेडिट के तौर पे नेगेटिव आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ढूंढने जरा पहले, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, या पहले क्वेश्चन देखे चलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग बताएं, क्लोजिंग बताएं। क्या प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट है? लेकिन अब करंट एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है, अगर करंट एसेट में डिक्रीज आ रहा है तो इट मींस करंट एसेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो कैश फ्लो में ऑपोजिट मींस डेबिट मींस पॉजिटिव इफेक्ट आता है। जरा ढूंढे, आपने 2000 को कल कैसे लिखा हुआ, पॉजिटिव लिखा नेगेटिव लिखा है? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हम डिसाइड कर सकते हैं लॉजिकली सोच के। दोबारा डेटर्स पे आ जाए, डेटर्स में इंक्रीज है, डेटर करंट एसेट है, इंक्रीज का मतलब डेबिट है, कैश फ्लो में सेकंड इफेक्ट क्रेडिट मींस नेगेटिव आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस में डिक्रीज है, इंक्रीज है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं, कैश फ्लो में डेबिट मींस पॉजिटिव फिगर आ रही है। स्टॉक ढूंढे जल्दी से, स्टॉक का ब्रॉड डाउन बताएं, कैरी डाउन बताएं, इंक्रीज आ रहा है, स्टॉक भी करंट एसेट है, स्टॉक बढ़ रहा, डेबिट हो रहा है। अपनी कैश फ्लो देखें, आपने इसे क्रेडिट नेगेटिव के तौर पे लिखा है, तो दो रूल बन गए यहाँ से। अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज आ रहा होगा तो कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर मींस क्रेडिट आ रही होगी, और करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज आ रहा होगा तो कैश फ्लो में एक पॉजिटिव मींस डेबिट फिगर आ रही होगी। अब यही रूल क्रेडिटर्स और करंट लायबिलिटीज के लिए भी हो सकता है, और वहां भी लॉजिकली जरा सोचते हैं। क्रेडिटर्स की फिगर ढूंढना जरा, क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना है, 44,000, क्लोजिंग कितना है, क्रेडिटर्स में डिक्रीज आ रहा है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में डिक्रीज आए तो डेबिट हो रही है। राणा साहब जानते हो, गुस्सा तो नाम क्रेडिटर्स में डिक्रीज आ रहा है, लायबिलिटी कम होने का मतलब डेबिट हो रही है, कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर क्रेडिट फिगर के तौर पे है। चेक करें, आ रहा है नेगेटिव, कहाँ आ रहा है नेगेटिव, हमारी कैश फ्लो के अंदर आ रहा है। अगर एक आइटम इटसेल्फ डेबिट या क्रेडिट हो रही है तो ऑपोजिट इफेक्ट हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेकंड इफेक्ट के तौर पे आ जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से सोचें तो करंट लायबिलिटीज के लिए रूल उलट हो रहा है। कंसंट्रेशन से दोबारा देखें, करंट लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज है तो फिर कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर है, नहीं उधर अगर डिक्रीज है डेबिट उधर है, उधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट है। वैसे ये डेबिट क्रेडिट सबसे अच्छा तरीका है अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मेरी तरह अगर देखे ट्राई करें, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही तो करंट लायबिलिटीज क्रेडिट हो रही होंगी, कैश फ्लो में फिर पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ये चार रूल्स अगर ये ध्यान में रह जाए तो इंशाल्लाह ये सारा इंक्रीज डिक्रीज का मसला भी क्वेश्चन करते हुए हल हो जाएगा। तो चार रूल्स तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह करें, इन रूल्स को जरा मेरे डेबिट क्रेडिट के एंगल से बताएं। ये CA स्टैंड्स फॉर करंट एसेट, मैंने शॉर्ट वर्ड्स लिखे हैं, बाकी वो भी है इंशाल्लाह, वो बाद में बता दूं। करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज उठा है तो करंट एसेट डेबिट हो रहा है, करंट एसेट डेबिट हो रहा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट मींस नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो। मैंने भी उसका ही बात की, मैंने करंट एसेट में अगर इंक्रीज है मतलब डेबिट हो रहे हैं, तो कैश फ्लो में नेगेटिव का मतलब क्रेडिट आ रहा हो। अब एक अगर ज़हन में रह जाए तो बाकी सब कुछ हो सकता है। करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज होगा, हाँ जी, करंट एसेट में डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होंगे, और कैश फ्लो में पॉजिटिव मींस डेबिट फिगर आएगी। और यही रूल करंट लायबिलिटीज के लिए उलट हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज में अगर इजाफा होगा, सोच के बताएं, तो कैश फ्लो में करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो करंट लायबिलिटीज क्रेडिट हो रही है, कैश फ्लो में डेबिट मींस, असल में कैश फ्लो कैश के एंगल से ना, कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है, और फाइनली करंट लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज आएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में
एक डेबिट मींस सॉरी क्रेडिट मींस या डेबिट मींस, क्रेडिट मींस नेगेटिव फिगर होगा, करंट लायबिलिटी डेबिट होगी तो कैश फ्लो क्रेडिट मींस नेगेटिव फिगर आएगी। अब अपने पे एक सेकंड क्वेश्चन पे ये रूल्स अप्लाई करना था दोबारा, बताएं डेटर्स में क्या हुआ था? नहीं डेटर्स में क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। कैश फ्लो में ढूंढ के नेगेटिव लिखा है आपने। स्टॉक में क्या हुआ था? भी इंक्रीज हुआ था, आपने उसे नेगेटिव लिखा था। प्रीपेड एक्सपेंसेस में पहले जाएं, उनमें डिक्रीज आया था तो कैश फ्लो में आपने पॉजिटिव लिखा था। क्रेडिटर्स में जाएं जरा, क्रेडिटर्स में क्या हुआ था? क्रेडिटर्स में क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था, लेकिन लायबिलिटी डिक्रीज का मतलब डेबिट हुई थी और कैश फ्लो में नेगेटिव मींस क्रेडिट फिगर आ रही है। हमारी इस एग्जांपल में जो आपके सामने है अभी ये शायद ये थर्ड वाली चीज नहीं आई, इस क्वेश्चन में ये थर्ड पॉइंट नहीं आया, लेकिन क्या करंट लायबिलिटी कभी इंक्रीज भी हो सकती है? तो ये चार चीजें भी अपने पास नोट करना है। अब फाइनली यहां से ऑनवर्ड्स हर एंगल से सोचते जाएंगे और सेटिंग इंशाल्लाह जहन में करते जाएंगे। लिखते हुए आप कंफर्टेबल हैं? मैंने क्या लिखा है, ये एरो क्या बता रहे हैं और आगे माइनस के साइन और वी क्या बता रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव और डेबिट क्रेडिट आप खुद कर सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके जी जी इसी के नीचे। अब इन आइटम्स का हम कैश फ्लो में क्या किया करेंगे यही लिख रहे हैं हम यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ये करंट एसेट अगर डेबिट हो रहे हैं इंक्रीज होके तो कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर आ जाएगी, जिस तरह कल स्टॉक और डेटर्स में आई है। और अगर वाइस वर्सा हो जाए जिस तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस में आया था तो फिर पॉजिटिव फिगर बन जाएगी। अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगी क्यों? इसकी बहस कल होगी भी ताकि रिसीट और पेमेंट बन जाए। आज मैंने क्या बताया, कोई लॉजिकली डिस्कस किया मैंने इस वक्त आपके सामने या एक शॉर्टकट बताया, लेकिन कोशिश मैंने की कि वो शॉर्टकट भी लॉजिकली ज़हन में आ जाए। अपनी जरा आंखें बंद करें सारे, जरा दबा के रखनी है, खुल ना जाए, मेरे कहने पे बंद भी नहीं सोई होती। अगर करंट एसेट्स में रिडक्शन हो रही होगी तो फाइनल सोच के सब कुछ बताएं, कैश फ्लो में पॉजिटिव या नेगेटिव। मेरी सजेशन यही है कि अपने जहन में डेबिट क्रेडिट रखें। मैंने क्या बोला था, करंट एसेट डिक्रीज का मतलब करंट एसेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, कैश फ्लो में डेबिट पॉजिटिव है, कैश फ्लो कैश के एंगल से डेबिट है तो पॉजिटिव। करंट लायबिलिटीज में अगर कमी आ रही हो तो कैश फ्लो में नेगेटिव फिगर नजर आ रही है, नजर आ रही है? नहीं आ रही है सर, आंखें बंद करके ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, आपकी आंखें खुली हुई इसलिए नजर नहीं आ रहा। इस तरह की चीजें आंखें बंद करके ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। अगर करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज आ रहा हो तो कैश फ्लो में आपको पॉजिटिव नजर आना शुरू हो गया। अब आंखें खोल लें और पेज पे देखें। तीन तरह की जब एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले भी ऐसे ही होते हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा भी फर्ज है कि मैं पूछता रहूं। उन्होंने भी डिसाइड किया हुआ है कि हमने कोई नहीं बताना, तो ठीक है, मतलब अपना अपना काम है, उन्होंने फैसला किया हुआ है, हम कोई नहीं, हमें मत समझा जाए। मेरी ख्वाहिश है कि शायद कोई हो। जब हम ये तीन तरह की एडजस्टमेंट्स अपने इस प्रॉफिट में कर लेंगे, ऊपर चले जाए पेज के स्टार्ट पर, किसमें ये एडजस्टमेंट्स हो रही थी? किसमें ये एडजस्टमेंट्स हो रही थी? प्रॉफिट में
इस हेडिंग में हो रही हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट के अंदर ये 3 तरह की जब एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपने वर्किंग सही की होगी तो आपके पास एक फिगर सॉल्व हो जाएगी इन सबको कैलकुलेट करके। उस फिगर का नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। नहीं सर छाड़ गया आंसर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने इतनी मुश्किल से रटा लगाया नाम। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आना है, अगर कोई सोच के बताए तो आपके जहन में आ जाएगा। जब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस होती हैं तो उसके बाद पहले कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। इसके बाद 2 फिगर्स अभी आपने मुझे बतानी है, वो फिर जब आएंगी तो फिर फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ये 3 तरह के एडजस्टमेंट्स इंशाल्लाह हमें कहाँ पहुंचा दिया करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद इंशाल्लाह 2 फिगर्स हम और ढूंढ लिया करेंगे, इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड, और इंशाल्लाह हमारी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की फिगर सही आ जाएगी। net cash flow from operating activities. अब बुक काइंडली खोलें, पेज नंबर ढूंढना है, पेज नंबर 110। पेज नंबर सर 110, पेज नंबर रिपीट कर दें काइंडली दोबारा बताइएगा। 110 पेज जी, नोट करिए सब, नोट कर लिया सर। नहीं सर, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और क्वेश्चंस अब इंशाल्लाह मिक्स आएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से। कॉन्सेप्ट हमारे सामने, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपने 2 सवाल में से समझ के कर लिए उसके बाद फिर ये रेपिटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो रहा है बाय द नेम ऑफ, बल्कि फर्स्ट लाइन से शुरू करें, बल्कि इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें सॉरी, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। और यहाँ जहाँ घड़ियां हो सकती हैं साथ वाले से भी देख लें, अपनी भी देख लें, बैक साइड पे जो लगी वो भी देख लें, और सुकून से सवाल की तरफ आ जाए। मायूसी के लम्हात अभी काफी ज्यादा है। रिक्वायरमेंट पढ़ें, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट under indirect method in accordance with the IAS 7 for the year ended 30th June 2006. Also submit, ये ना भी लिखा हो तो हमेशा वर्किंग से शो करनी होती है। तो क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, किस मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है, इनडायरेक्ट मेथड, और किस साल की कैश फ्लो बनानी है, 30th June 6 की बनानी है। अब आने फर्स्ट आंसर, फॉलोइंग इज द अब्रीज्ड का मीनिंग है समराइज्ड। समराइज्ड बैलेंस शीट का मतलब इसका तो पता होगा, वैसे ज़हन में रख लीजिएगा, कभी कभी वर्ड यूज ही ना हो जाएगी। वैसे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब नॉर्मली वर्ड यूज होना शुरू हो गया है, लेकिन पुराना एक वर्ड ज़हन में रख लीजिएगा, बैलेंस शीट। मेरी तरफ जरा देख के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आता है मेन। मैंने अक्सर नोट किया, मेरी तरफ देख के बोला ही नहीं जाता, क्योंकि हम बोलते ही नहीं। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। 30 जून 2006 की आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन समराइज फॉर्म में दी हुई है। अगर आप नीचे जो डाटा दिया है वो देखें तो इसमें हेडिंग्स नहीं है। तो यकीनन आप अगर क्वेश्चन कभी सॉल्व कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाओ होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर जिस तरह दिल करेगा डाटा दे सकता है। तो अब नीचे पढ़ेंगे तो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही, लेकिन हेडिंग्स मिस है, तो इसीलिए समराइज है। देन ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी कैसे हुई है, 6 के साथ साथ 5 के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। तो अगर 6 ईयर एंड है तो 6 के एंड पे जो बैलेंसेस है वो क्लोजिंग हो जाएंगे और पिछले साल के क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग हो जाएंगे। अब आइए जरा स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू करें, जरा लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यही लिखा हुआ।
सबसे पहला डिसीजन ले गौर से देखें, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट है या डब्ल्यूडीवी? क्या ये उन्हीं नौजवानों से बातें हो रही हैं जो नौजवान मार्च के एंड से लेके मेरे साथ रहे? अगर एक क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग नजर नहीं आ रही तो ये डब्ल्यूडीवी है, और अगर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग लिखी नजर आ जाती फिर ये टू मच डब्ल्यूडीवी हो जानी थी, फिर ये गरीब कॉस्ट हो जाना था। क्या लिखा नजर नहीं आ रहा तो देर पर ये डब्ल्यूडीवी नहीं है, सोच लें प्लीज। इसी तरह आगे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनकी डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स भी अमॉर्टाइज होते हैं, तो अगर एक्यूमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन अलग नजर नहीं आ रही तो ये भी इंटेंजिबल एसेट्स की डब्ल्यूडीवी। आगे चलो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की डब्ल्यूडीवी ने कह दीजिएगा, अब यहाँ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होती ही नहीं है, ये कैरिंग अमाउंट्स है, सब कैरिंग अमाउंट्स है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी वर्ड सुना आपने? जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने देखी है पेज नंबर 107 पर, ना 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 आराम आराम से जाए। क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी कभी नजर आएगी तो कैश इक्विवेलेंट होगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो वर्ड्स हैं वो 12 मंथ्स के एंगल्स हैं, लेस अप टू 12 मंथ्स करंट एसेट, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में 107 पेज, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तब कैश इक्विवेलेंट बनेगी जब उसकी मेच्योरिटी डेट 3 मंथ्स या उससे कम होगी। तो अभी हम नहीं कह सकते शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नजर आई हमें, हो सकता है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 3 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स हो, तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते ये कैश इक्विवेलेंट है या नहीं है। वर्ड हमें नजर जरूर आ गया है, जिससे ये जरूर पता चल गया है कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में मौजूद है। ये करंट एसेट्स में मौजूद होगी या नॉन करंट में? हेडिंग तो नहीं लिखी हुई, हमें पता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, ये भी करंट एसेट्स में होता है। ट्रेड रिसीवर्स किसे कहते हैं? डेटर्स, ब्रैकेट अंडरलाइन करें। नेट ऑफ प्रोविजंस, ये भी वर्ड सुना होगा आपने। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एक और नाम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी होता है, हालांकि पीआरसी एग्जम्प्ट है लेकिन आपको याद है, ये इसके साथ लिख सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मींस अलाउंस फॉर बैड डेट्स, थोड़ा सा साथ चाहे लिखिए। ये जो बैड डेट्स हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, सॉरी प्रोविजन या बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये डेटर में से लेस होता है, इसका तो पता है ना सबको। अलाउंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है या प्रॉफिट लॉस में आता है? अलाउंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाता है? बैड डेट्स जाते हैं प्रॉफिट लॉस में या अलाउंस जाता है? जिस तरह डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में जाती है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? एक ही बात है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ मिलती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अलाउंस कहाँ मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। बैड डेट्स कहाँ होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, क्या मतलब बना अभी सेंटेंस का? पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल्स नेट ऑफ, क्या प्रोविजन इसमें से नेट ऑफ हुई भी? अच्छा, गौर से बोर्ड पे देखें। लेट्स सी मुझे ब्रैकेट ना होती, एक मिनट ठहर जाए ठहर। तब हो सकता है कि या तो अलाउंस बनाना हो, लेकिन अगर वो बना हुआ है और नजर नहीं आ रहा डेटर्स के नीचे, तो उसी तरह नेट ऑफ हुआ होगा डेटर्स में से, जिस तरह जरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाए। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डब्ल्यूडीवी? क्यों 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 भाईजान, क्यों क्यों? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। इसी तरह डेटर्स में हो सकता है अलाउंस ना बनाओ, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के पता चले कि अलाउंस तो बना हुआ है और अगर अलग नजर नहीं आ रहा, तो क्या फिर इसका मतलब डेटर्स नेट ही है? लेकिन अगर अलाउंस बना नजर आ जाए तो क्या फिर डेटर्स नेट है या ग्रॉस है? ग्रॉस है। इस केस में अगर ब्रैकेट ना होती तो यकीनन हमें नहीं पता कि अलाउंस बना हुआ या नहीं, लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के पता चलता कि अलाउंस बना है, तो चाहे ब्रैकेट ना भी हो वो अलाउंस इसमें से
नेट हुआ होगा। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सही बन गई होगी कैश फ्लो बनाने से पहले? नीचे अपने नेक्स्ट पेज पे जरा एक नोट नंबर 3 पढ़े पहले। कौन सा पेज है? 111। कहाँ पढ़ रहे हैं? स्टार्ट नोट्स। कौन सा पढ़ रहे हैं? इन अ क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल गया। इफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड और statement of profit and loss, statement of comprehensive income is given, then it means underline all accounting entry would have been, हमारा काम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना नहीं, उसमें से कैश की इंफॉर्मेशन निकालना है। हाँ, अगर क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाए कोई एंट्रीज नहीं हुई तो हम कैश फ्लो को साइड पर रख देंगे। पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और कैश और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सही करेंगे तो उससे तो फिर हम कैश फ्लो बना सकेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस समटाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेशियो जहन में लाया जरा। ये रेशियो में भी इसी तरह का एक सेंटेंस आपने मेरे से सुना होगा। अगर आपको कोई प्रॉफिट दिया हो, आपको कोई इक्विटी बताई हो, करंट एसेट्स बताए हो, तो क्या हम रेशियोज की वर्किंग करेंगे या पहले ये सोचेंगे फिगर्स ठीक नहीं है? लेकिन अगर पता चल जाए फिगर्स ठीक नहीं है तो ठीक करेंगे तो रेशियोज कैलकुलेट हो सकेंगे। तो अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दे दी गई है तो वी अज्यूम कि सब कुछ सही हुआ होगा। हमारा काम रिसीट्स और पेमेंट्स निकालना रह जाएगा। व्हाट डज दैट मींस? पिछले पे वापस आए। मुझे मिला था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस पहला, मुझे नहीं मिला था एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का बैलेंस। देयरफॉर मैंने सेफली क्या कहा कि ये WDV ही होगी। सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट्स डेटर्स पे आके मैंने कहा कि ब्रैकेट में ठीक है लिखा हुआ है नेट ऑफ अलाउंस, तो यकीनन अलाउंस बना हुआ है, नेट हुआ हुआ है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट ना भी होती तो या तो अलाउंस बना नहीं होगा और अगर बना है और नजर नहीं आ रहा तो फिर वो नेट ऑफ हो गया होगा। वर्ड समझ आ गए मेरे? लेकिन डेफिनेटली अभी ब्रैकेट बनी हुई है, लेकिन जब ब्रैकेट्स नहीं होंगी तो इंशाल्लाह मुझे आपने दोबारा याद करवाना है। क्वेश्चन पढ़ते जाए आगे। एडवांसेस डिपॉजिट्स क्या चीज होती है? एडवांसेस डिपॉजिट भाईजान प्रीपेड है, प्रीपेड प्रीपेड एडवांसेस एसेट है लायबिलिटी? कैश एंड बैंक बैलेंसेस इकट्ठे दिए हुए करंट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? करंट लायबिलिटी यार, बैंक ओवरड्राफ्ट यार। क्रेडिट एंड अदर लायबिलिटीज ये भी करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मीनिंग जरा लिख लें। ये टैक्स पेबल को कहते हैं। टैक्स पेबल वर्ड सुना कभी मेरे से? क्या मतलब है टैक्स पेबल? ऐसा टैक्स देना है यार, क्या होगा और क्या मतलब होगा? देन इसके बाद एक हेडिंग आ रही है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स किस एसेट को कहते हैं? बिल्कुल सही कहा है राणा साहब। अगर आप सही बोल रहे हो तो सही पे इस्तेकामत दिखानी है। मेरे जैसे लोग अगर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन को गलत साबित करके सही बताया है। आपने 100% सही कहा है, बिल्कुल सही कह गए आप। लग रहे आपने गलती से सही ना कहा हो। रिलैक्स रहे, बिल्कुल सही कह गए। मैं उम्मीद ही नहीं रख पा रहा था, जो आपने काम कर दिया है। पेज नंबर 12 ढूंढने जी अपनी बुक का। नेट एसेट्स आपने बिल्कुल सही कह दिया है। सही क्या? यकीन मान आपने यहाँ पॉइंट नंबर 4 वाकई सही कह रहा है। पेज नंबर 13 सॉरी 12 में ऊपर एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स कुछ लिखे हुए हैं जो आप रोज पढ़ते हैं घर जाके। मैं रोज ही ये पेज देता हूँ, लेकिन आपके पेजेस पे ये निकलते ही नहीं है। जब आप खोलते हैं उस वक्त ये वर्ड्स नजर ही नहीं आते। अब अल्लाह का शुक्र नजर आ रहे हैं। इसमें मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी लास्ट पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो है एक्सटर्नल में जो आखिरी है उसका लिखा हुआ था कंपनीज नेट एसेट्स। सर अब तो देख के मान लें यार खुदा के लिए। नेट एसेट्स का थोड़ा सा साथ मैंने एक्सप्लेन किया होगा। नेट एसेट्स कहते हैं अगर टोटल एसेट्स में से वाकई टोटल लायबिलिटीज माइनस होते हैं। एक वर्किंग कैपिटल वर्ड होता है, रेशियोज। वर्किंग कैपिटल होता है कि सिर्फ करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं। लेकिन अगर टोटल एसेट उठाए जाए और टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए तो फिगर नेट एसेट्स के बराबर होती है। हाँ, ये फिगर अगर आप बचपन जहन में लाएं तो कैपिटल या बड़े अगर हो जाए तो इक्विटी के बराबर होता है। मैंने यहाँ कोई अकाउंटिंग इक्वेशन शायद लिखी होगी,
टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। लेकिन जो फिगर आती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, उसे बोलते हैं नेट एसेट्स। और वो नेट एसेट्स की फिगर हमेशा इक्विटी के बराबर होनी चाहिए अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सही बनी हुई है। तो टोटल एसेट्स में से अगर क्या माइनस करें तो नेट एसेट्स एक अमाउंट का नाम है। नेट एसेट कोई अलग एसेट नहीं है, कोई अलग लायबिलिटी नहीं है। अगर सारे एसेट्स पकड़े जाएं, उनको जमा कर लिया जाए और सारी लायबिलिटीज को भी पकड़ के जमा कर लिया जाए, लेकिन आपस में नेट ऑफ कर लिया जाए, तो नेट एसेट्स की एक अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है जो एक रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी के बराबर होनी चाहिए। कैलकुलेटर पकड़े, पेज नंबर 110 पे वापस आ गए। ये आपको ना उसने ऊपर एक लिस्ट दी हुई है एसेट्स और लायबिलिटीज की, नेट एसेट से ऊपर ऊपर। तो कैलकुलेटर पकड़े, आप लोगों को पता है इसमें से एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सी है? तो एसेट से इकट्ठे करना शुरू करें जरा। 10,500 कैलकुलेट करें। 10,500 मिल गया। क्या है ये? क्या है ये? एसेट है ना? प्लस 1200 बोलते जाए, प्लस 750 प्लस 1290 प्लस 450 प्लस 200 प्लस 160 प्लस प्लस। अब यहाँ माइनस क्यों शुरू हो गए? कौन कौन सी दो तीन लाइब्रेरीज दी हुई हैं? -400 -500 -2250। क्या जमा किया, क्या माइनस कर दिया? एसेट्स जमा किए। अच्छा, करंट जमा किए, सारे जमा किए। ये वर्किंग कैपिटल की बहस नहीं हो रही। नेट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स करंट नॉन करंट मिला के एंड माइनस टोटल लायबिलिटीज करंट नॉन करंट मिला के। क्या आंसर आपका आया? 11,400 का नाम बताएं, नेट एसेट्स, और अगली लाइन में 1 मिनट जाएं। दोबारा उसने 11,400 क्यों लिखा है? लेफ्ट साइड पे हेडिंग पढ़े। क्या जितने नेट एसेट्स होंगे उतनी ही इक्विटी होगी? और क्या इक्विटी के अंदर सरप्लस भी होता है? उसने जरा एक्सप्लेन किया। कौन सी फिगर बनी थी 11,400? नेट एसेट्स। और अगली लाइन में उसने दोबारा ये अमाउंट की बताई है क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि ये नेट एसेट्स इक्विटी के बराबर है। और सेंटेंस पढ़ें, नेट इक्विटी के अंदर क्या भी आ रहा है। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, वैसे आप जरा ज़हन लड़ाएं, जरा इक्विटी के अंदर क्या क्या आ रहा होगा। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस, बाकी भी जो जो नजर आएगा वो आ रहा होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो एग्जामिनर ने आपको एक डिफरेंट फॉर्मेट से बना के दिखाई है, आपस में रिकंसाइल्ड है? ये हमें कैसे पता चलेगा रिकंसाइल्ड है या नहीं? नेट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी हुई। ठीक है, ये आई होप मैं कुछ समझा सका। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या? एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट में दोबारा जाए। किस मेथड से कैश फ्लो बननी है? इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 में जाए। अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कैश फ्लो बनाते हुए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करें और फिर जो करेंगे वो करेंगे। ये अब एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सी फिगर कैश फ्लो में आनी है और कौन सी फिगर ने चेंज होकर कैश फ्लो में आना है। तो मेरे सवाल का शायद सही जवाब ये था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने नहीं आना। हाँ, इसका पूरा जवाब ये है, इसकी जगह प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढ के कैश फ्लो में आना। ठीक है सर, इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड्स कल पढ़ेंगे। नंबर 1, ये जरा टेस्ट हुआ था सैटरडे को, उसका जरा आंसर शेयर कर दें जरा नोट कीजिएगा आज घर में आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले मेरे साथ जरा जो ईपीएस का एक टेस्ट हुआ था उसका मैं अभी आंसर शेयर करवा देता हूँ। वो कल क्लास के स्टार्ट में मेरे से डिस्कस कीजिएगा, साथ उसमें IAS 20 भी था, वो भी आंसर शेयर हो जाता है आपके साथ। तो सबसे पहले कल टेस्ट की डिस्कशन करें मेरे साथ जो कल हो चुका है। नंबर 2 इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करेंगे, मेरा ख्याल है शायद कोई मेजर इशू नहीं है, आंसर साथ रखिएगा कल। सेकेंडली आपने IAS 36 आप काफी पढ़ लिया है। IAS 36 कल काफी पढ़ लिया है, तो आज जरा फाइनल करने के लिए फिर IAS 36 का एक टेस्ट है। वो जो मैंने कल पेजेस भी खासतौर पे लिखवाए थे उनको जरा सही तरह एक दफा दोबारा देखें, खासतौर पे रिवर्सल वगैरह बीच में सब कुछ सही देखें। नंबर 3, रुके एक सेकंड जरा। अब यहाँ इस तरह करें, कुछ क्वेश्चंस बड़े बड़े जो पहले हो चुके हैं, 2-3 दिन शायद अभी आप कैश फ्लो के हवाले से जरा रिलैक्स रहेंगे। बाकी अगर EPS आपने मेरे साथ साथ कर ली है
तो उसके क्वेश्चन और हो सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो उनके और भी क्वेश्चन हैं, अगर टाइम मिले जरा ढूंढे, जरा ईपीएस के चैप्टर में जाएंगे। वो मैंने जहाँ 7, 8, 9 क्वेश्चन करवाए थे, उससे पीछे भी सवाल है। तो अगर वो इंडिविजुअली आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, बल्कि बेसिक नहीं है शायद। जरा पेज नंबर बताइएगा, जहाँ 7 आया था उसका पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 209 पे आया था। इससे पीछे देखेंगे तो सवाल नंबर 6 तक और भी है। तो ये अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम मिले तो इधर आए, वरना ये नहीं होता कि एक टॉपिक अगर अल्लाह करे वैसे समझ आ गया हो तो उसी को एंजॉय करते रहे। तो उसकी बजाय मेरा ख्याल ये है कि अगले 2-3 दिन मैं 3-4 क्वेश्चंस बोलता हूँ, ये अपने पहले किए हुए जो बड़े बड़े सवाल नहीं आते जिसमें स्टैंडर्ड मिक्स हो रखे हैं, तो उनमें से कोई 2-3 मैं बोल देता हूँ, कोई 1 या 2 रैंडमली अब इंडिविजुअली ट्राई करेंगे। जब लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सिर्फ आंसर देख लेना सफिशिएंट नहीं है। तो 3-4 क्वेश्चन जरा नोट करें जो बड़े बड़े थे, और जिस तरतीब से मैं बताऊंगा शायद उसी तरतीब से रिवाइज करना है। सबसे पहले दिस्तगिल, ये वॉल्यूम 1 में मिलेगा आपको, ये ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन है ना, ये शायद याद ही हो जाने चाहिए कि इनमें क्या क्या स्टैंडर्ड जब मिक्स हो तो हमने कैसे वर्किंग की। सेकेंडली उसके बाद ढूंढना है अपने हड़प्पा, मेरा ख्याल था, नहीं मंडे चाहे रहने दीजिएगा, वो पहले कर लिया हुआ, उसी की बेस पे ही किए थे, ये ज्यादा कम्प्रीहेंसिव है। नहीं, एक मिनट और मैं खुद बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा काम मैंने, डिस्ट्रिक्ट, सेकंड हड़प्पा, देन उसके बाद पहले ये ग्नू कैश एक हुआ हुआ है, वो कहाँ तक पहुंचा हुआ? इनमें हो सकता है एक इशू हो आपका, लेकिन ग्नू कैश बनी ये था, ये वॉल्यूम 2 के एंड में थे। तो ये 3 क्वेश्चन रखे हैं अगले 2 दिनों में, इनको लेके रैंडमली इसमें से कोई एक, मेरा ख्याल है बनीयर अच्छा है, बनीयर को फिर इंडिविजुअली सॉल्व भी करें, यानी कि मींस चाहे आंसर्स देखे हुए आपने, लेकिन जब तक आप इंडिविजुअली सॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। सिर्फ आंसर देकर टिक ना लगाएं। तो 2 दिन रख लें, इनको टाइम मिल जाएगा अभी आपको। तो फिर मुझे वेडनेसडे को दोबारा याद करवाइएगा, आज मंडे ट्यूसडे रखा, फिर 1-2 क्वेश्चन में और करता हूँ। तो इस वीक में पिछली रिवीजन रखते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज जरा, सॉरी जरा माजरत है, बस 1 मिनट और रिलैक्स होकर जरा गुस्सा करके बैठ जाए। अब देखिए, डेफिनेटली सिलेबस खत्म, आपके जहन में क्वेश्चन होता है सिलेबस कब खत्म होगा। तो बेटा सिलेबस खत्म करने का ना एक तरीका ये होता है कि हर टॉपिक के आपको एक एक सवाल करवाया जाए, और बाकी आपसे कहा जाए बेटा बाकी कर लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो हो ना हो तो सिलेबस बड़े आराम से 2 हफ्तों में खत्म हो सकता है, लेकिन इस तरह सिलेबस खत्म करने का फायदा कोई नहीं होता है। मेरे नजदीक अच्छी प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए, और बहुत से सवाल मेरे साथ किए हों, तब आप इस पोजीशन में आते हैं कि इंडिविजुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। अगर आप ईपीएस के वक्त कोई क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि हमने उसे प्रॉपर टाइम दी है। अगर मैं बेसिक ईपीएस का एक सवाल करके कहता बाकी हो जाएंगे, कर लेना, और आओ डायल्यूटेड पढ़ के कहानी मुकाएं, तो ये टीचर्स के लिए सिलेबस खत्म करना कभी भी इशू नहीं होता है। यकीनन सिलेबस खत्म होना चाहिए, लेकिन एक सेकंड पीछे मुड़ के देखें, पूरा हफ्ता एक ईद, एक ईद, उसके बाद मैंने तो कोशिश की कि 4 दिन ईद की छुट्टियां हो, लेकिन आपने फिर एक हफ्ता किया। उसके बाद फिर मई में भी हमारे 4 दिन किसी अनफॉर्चून इवेंट की वजह से गए, और नेक्स्ट वीक में हमारे 2 दिन फिर मुहर्रम की छुट्टियों में जाने। तो यकीनन हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उन 3 हफ्तों को हम अचानक कवर कर लें। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपको टाइम चाहिए, लेकिन ये मेरे नजदीक सवाल हरगिज रेलिवेंट नहीं है कब खत्म होगा, मैं भी कैसे बता सकता हूँ। मतलब मेरा ख्याल था कि जो आज क्वेश्चन हमने शुरू किया शायद हम पढ़ लेते, लेकिन अब वो नहीं पढ़ पाए, तो इसका मतलब कल मैं अज्यूम करूंगा आप घर से पढ़ के आएंगे, मैं सवाल शुरू करूंगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर टॉपिक का फाइनली कोई 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रह जाए जिन्हें एंड में रिवाइज कर लिया जाए। तो रिवीजन के लिए यकीन टाइम चाहिए, लेकिन पढ़ाने के लिए और सवाल के लिए भी टाइम चाहिए। तो सिलेबस खत्म करने को अगर मुझे अभी भी आप कहेंगे तो मैं अगली क्लास को 5 मिनट लेट कर देता हूँ, और 5 मिनट में सिलेबस खत्म हो सकता है। मैं कह सकता हूँ यार इतने सारे टॉपिक हो गए, अगले हो जाएंगे, इनके सवाल टिक कर लो, ये कर लेना। तो आई होप कि ये कोई तरीका नहीं है। तो ये यकीनन सिलेबस टाइम पे खत्म होना चाहिए। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि आपको मैक्सिमम टाइम मिले, लेकिन लिमिटेशंस के साथ ही है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हर टॉपिक को सही तरह से करें। कैश फ्लो के अगर हम 5-6 अच्छे सवाल कर लें, ताकि आप इस पोजीशन में हो कि कोई भी सवाल खुद अटेम्प्ट हो सके, तो इसी तरह फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन को यकीनन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ख्याल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सम टाइम इसे हम बना लेते हैं। वैसे भी अभी 17 जुलाई है,
कम से कम ये महीना तो मुझे अलाउ किया जा सकता है, लेकिन प्लीज कोई डेडलाइंस ना रखें। जिस दिन सिलेबस सही तरह कवर हो जाएगा, अल्लाह एक दूसरे को अल्लाह हाफिज कह के चले जाएंगे। आप मेन फोकस ये करें कि मैं जो रोज कह रहा हूँ इनको साथ साथ करें। एंड में रिवाइज जरूर करना होता है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन? किए हुए को रिवाइज किया जाता है, नए क्वेश्चन उस वक्त नहीं कर सकते आप। नए क्वेश्चन भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे साथ साथ हो जाए, और उनकी डिस्कशंस का भी इंशाल्लाह हमने टाइम निकाल लें। आपने एंड में सिर्फ वही क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं जो पहले हो चुके हैं। आप नए क्वेश्चन इंडिविजुअली नहीं कर सकेंगे, हर एक में कोई ना कोई मसला रह जाएगा। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है, जितने पास आपस के क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, वो सारे हमारे आपस में साथ साथ डिस्कस होते हैं। तो आई होप कि ये मुझे क्वेश्चन पूछ के शर्मिंदा नहीं करेंगे। सिलेबस कब खत्म होगा? मैं फिर कहूंगा आंखें बंद करें, और फिर मैं आपसे कहूंगा आंखें खोल लें। सिलेबस खत्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ना मैं ये कहूंगा और ना ही काइंडली आप इस तरह मैसेज करेंगे। मैं यकीनन आपका मुजरिम हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं फलाना भी हूँ, नहीं सब कुछ हूँ मैं, लेकिन मैंने बदलना नहीं है। तो आप मुझे रोज चाहे सुनाएं, सुबह दोपहर शाम सुनाएं, मुझे मैसेज भी किया करें, मैं नंबर रख लें, लेकिन प्लीज पढ़ें, साथ साथ पढ़ें, इंशाल्लाह तैयारी होगी। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये टेस्ट सबमिट करवा के देगा भाई पीछे बैठा हुआ, ये ईपीएस का टेस्ट सबमिट करवाएंगे। जो लोग नहीं सबमिट करा रहे इनकी तस्वीरें खींचते जाएगा। ये वीडियो बना लो जरा इन बच्चों की जो वैसे ही जा रहे हैं। ये राम साहब कांडी एंड में देते हैं। ये इसाक साहब, ये बेटा मेरे ख्याल परेशान हो रहे हैं आप क्वेश्चंस रिवाइज कर लें, जिस तरह से हमने क्वेश्चंस में किया वैसे ही होता है। आप बेसिक से शुरू करते हैं, रैंकिंग करते हुए बेसिक से शुरू करते हैं, और बेसिक में बाद में इंक्रीमेंटल ईपीएस को कैलकुलेट करके बेसिक से कंपेयर करके पता चलता है कि डाइल्यूटिव है या एंटी डाइल्यूटिव है। और अगर एंटी डाइल्यूटिव आ जाए तो फिर उसे टेस्टिंग में भी शायद कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। तो आप क्वेश्चन रिवाइज करें, मेरा ख्याल इसका मुश्किल हो जाएगा जिस तरह आप पूछ रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन में मसला तो बता दो। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर शो हो रही हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन शो हो रही है तो फिर कॉस्ट होगी उधर ही जहां ये फिगर लिखी उसी के नीचे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा हूं। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा होता प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और उसके नीचे लिखा होता एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, तो इसका मतलब फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, ये साथ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पुरानी चीजें जितनी हो सके मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो रिवाइज हो रहे। तो बैड डेट्स अलाउंस जब इंशाल्लाह आएंगे क्वेश्चंस पर तो मैं आपको साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, बाकी ईपीएस आप रिवाइज कर लें। ईपीएस में मेरा ख्याल है आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। अल्लाह।